हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डांगी अकेडमी पर। तो कल है आपकी एग्जाम्स और उससे पहले हम डाउट सेशंस के साथ साथ आपके जो मोस्ट एमपी न्यूमेरिकल से कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स वाले चैप्टर से आपके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको 5% ग्लूकोज का, तो बिल्कुल मन से सारे डाउट्स हटा दीजिए। ज्यूम कर लीजिए कि 100 ग्राम आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है। 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है ऑलरेडी, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है, कांस्टेंट सारी चीजें गिवन है। सिर्फ आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकालना है। कल मैंने आपको मोल्स निकालने सिखाया था, इसको कहीं ना कहीं हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हम 273 वैल्यू को प्लस कर देते हैं, जो कि हमें सेंटीग्रेड में गिवन था। बस फॉर्मूला आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का याद रखना है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। देखिए डायरेक्ट V फॉर वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें 100 में दिया था, हमने 1000 में कन्वर्ट करके इस वैल्यू को डाल दिया। इसके बाद में मैंने आप लोगों को कल सिखाया था मोल्स फाइंड आउट करना, मतलब गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। देन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या गिवन है आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में ही निकल के सारी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे R जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, इस कांस्टेंट की वैल्यू डालेंगे, देन T जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लेंगे, और आंसर निकल के आ जाएगा आपका पाई की वैल्यू। ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है बच्चों, शॉर्ट में करना है, फटाफट करना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पीने के पानी का सैंपल है जिसमें काफी सारी इंप्योरिटीज हमें दिखाई दे रही है, जिसमें से एक इंप्योरिटीज है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद कर लो, CaCl3 है, और ये कार्सिनोजेनिक इंप्योरिटीज है। और इसमें यहाँ पर दिए इंप्योरिटीज हमें पीपीएम में दिए। पीपीएम का फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन होता है, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 10⁶। दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, हमें मास परसेंटेज निकालना और मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी मैंने कल भी निकालना सिखाई थी। मास परसेंटेज निकालने के लिए भी हमें मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, जिसकी वैल्यू निकालने का सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा है हमारा, कार्बन का वेट लिखा, हाइड्रोजन का वेट लिखा, क्लोरीन 3 है तो उसके वेट के साथ 3 का मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, देन मास परसेंटेज के फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी। मास इसका निकल के आता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें कितना दिया है 15 क्वेश्चन में दिया, देन 100 का मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसको हम किस में निकालते हैं? पीपीएम में। पीपीएम के लिए हम 10⁶ का डिवाइड करेंगे, ये आंसर निकल के आ जाता। तो ये कहाँ पर आएगा बेटा? शांति रखो, कहाँ पर काम में आएगा? शांति रखना हमें मोलारिटी में, ये काम में निकल के आता है। 15 हमें ऑलरेडी मास इसका गिवन है, देन 1000 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है, तो कर दीजिएगा। 1000 में ही निकालते हैं हम, इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई करना है हमें। देन यहाँ पर ये जो वैल्यू अभी हमने निकाल के मोलर मास, देन 10⁶, और वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी मोलारिटी। ज्यादा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं रहा है, शॉर्ट में करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर रहे हैं, 1 kg वाटर में घुला हुआ है। इसमें आप लोगों को टेम्परेचर दिया हुआ है कि बार मतलब कि प्रेशर, बार मतलब प्रेशर। आप लोगों को टेम्परेचर निकालना है कि जिससे किसका प्रेशर इतना हो जाए, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पर टोटल ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी गिवन है। पहला निकालेंगे हम मोल्स ऑफ द ग्लूकोज, हमको दिया हुआ 18 मोल निकालेंगे, मोल निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg है तो मोलारिटी निकालना आप लोगों को आता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना मोलारिटी कैसे निकालना है। कल बताया कि मैंने बहुत सिंपल सी ट्रिक से। इसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वो टेम्परेचर जिस पे सॉल्यूशन बॉयल होने लग जाए, सीधा सीधा आपको केबी की वैल्यू डालनी है, जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है बेटा, ये रही। इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा अब जो ये वैल्यू है इसमें हम टेम्परेचर को प्लस कर देंगे इस टेम्परेचर पे, देन हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको 273 कर देना, 273। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कंडक्टेंस दिया। कंडक्टेंस मतलब समझ जाइए, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, कोलरांस लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद में तो आपको वैल्यू पूरी दी हुई है, कैलकुलेट निकालना है हमें, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। दोनों वैल्यू दी है, पॉजिटिव आयन के नेगेटिव आयन की। बस फॉर्मूला आपको टोटल जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव की वैल्यू, नेगेटिव में नेगेटिव, दोनों को प्लस कर लो। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है, तो जो वैल्यू निकल के आई उसका डिवाइड हमें कर देना है। सीधा सीधा जो आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है टोटल सॉल्यूशन की, निकल के आ जाता है। अब इस वैल्यू को हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला, इसको याद कर लो।
इसके अंदर अल्फा का स्क्वायर करेंगे। कंडक्टेंस क्वेश्चंस में दी हुई है हमें कितनी कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस दी हुई है, इसका मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा करके सॉल्व। फॉर्मूला पेस्ट इस फॉर्मूले को रट लेना पूरे चैप्टर में, अगर क्वेश्चन निकल के आता है तो कोलरांस लॉ में इसी से आपका काम हो जाने वाला है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट में, यहाँ पे ज्यादा ऐसा रायता नहीं फैला रही हूँ ताकि कल आपको समेटने में टाइम कंज्यूम नहीं हो। जल्दी जल्दी से शॉर्ट ट्रिक के साथ करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, फिर से देखिए डेरिवेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, केमिकल काइनेटिक्स का डेरिवेशन है। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो जल्दी से आ जाओ बच्चों, समझ लो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट करने का टाइम नहीं है। अज्यूम करो कि कोई भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, गेहूं किस वाले में, आटे में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसको, माइनस जी बाई डी टी ऑफ आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जस्ट इमेजिन करो कि ये रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वही प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे पी को आर से। और क्योंकि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेप यहाँ पर हमारी करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ऊपर देखो बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना रिएक्टेंट है कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो ये कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट होकर आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा। पी को रिप्लेस कर चुके हैं हम आर नोट के साथ में, और आर नोट की जो वैल्यू है वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू। कितनी वैल्यू बच्चों, 1 वैल्यू। इस चीज को नोट कर लो। आप सीधा सीधा आप डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन में निकल के आता है डी बाई डी टी ऑफ आर जब करेंगे तो ये निकल के आता है आर। इस माइनस को क्या किया है बच्चों, इस माइनस को कुछ नहीं करा, इस माइनस को शिफ्ट कर दिया है दूसरे साइड में, जिससे कि और नीचे जो हमारा डी टी था, आप ये अभी डिफरेंशिएशन नहीं करते यहाँ पर, एक देखो ये जो माइनस का था, इस माइनस को हमने इस साइड में पहुंचा दिया, dt ऑलरेडी इस dt को यहाँ पहुंचा दो और r को ले जाएंगे हम नीचे। अब r को जब नीचे ले जाएंगे बेटा तो r नोट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर हमारा निकल के आता है d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू माइनस k dt, ये वैल्यू निकल के आती है। अब इसको करेंगे हम, जैसे k आंसर आ जाता है हमारा, हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। क्या किया है, रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट जितना कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल टू है। तो आप इसको पी की जगह चाहे तो आर नॉट भी कंसीडर कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड्स में, जैसे डिफरेंशिएशन हमने करा टाइम वैल्यू के साथ में, तो यहाँ पे निकल के आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटके आर नोट की वैल्यू आ जाती है 1। इसके बाद के कांस्टेंट लगाएंगे, आर को एक साइड करेंगे, dt को एक साइड में कर देंगे, माइनस को शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड में। इसके बाद करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे लगाएंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dr जैसे करा, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया, इसके साथ में इंटीग्रेशन लगाया, माइनस जो है कांस्टेंट है उसको निकाल लिया हमने बाहर। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो इंटीग्रेशन में हमारी वैल्यू निकल के आती है r। क्या निकल के आती है r, k क्योंकि कांस्टेंट है तो k को निकाल लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt बचा। इंटीग्रेशन ऑफ dt जब करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है t, और क्योंकि हम इंटीग्रेशन करें तो c आप कांस्टेंट लगा सकते हैं, फिर i कांस्टेंट लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, अभी टाइम आगे नहीं बढ़ा, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं 0, तो r की वैल्यू हो जाती है r0 या r0 जिसको हम कहते हैं। तो c इक्वल्स निकल के आता है हमारा कांस्टेंट, सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे, r की जगह हम डालने वाले हैं r0 या r0, k की जगह k है, ये हमारी इक्वेशन जो निकल के आती है यहाँ पर, इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। देन d की वैल्यू 0 है, c हमारा कांस्टेंट है, c में हमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, तो c की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास, c की वैल्यू है माइनस r0। इसको अगेन आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सीधी सीधी जहां पर हमारा c निकल के आ रहा था, c की जगह आप इसको पुट करना है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। इस c की जगह आप डाल दीजिए r0 या r0, जैसे हमने इस वैल्यू को पुट करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये r था, यहाँ पे हमारा k × t था, ये इक्वेशन में लिख दिए, c की जगह हमने डाला r। अब r को आप एक साइड कर लीजिए, r0 ये है, r इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बचेगा हमारा kt, जो कि माइनस का था तो इस साइड आने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से हम निकालेंगे k की वैल्यू, और यही हमारे लिए कोएफिशिएंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद आता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर नहीं आती तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए बेटा,
यहाँ पे सीधा आपको कोफिशिएंट वैल्यू निकालनी है जीरो ऑर्डर की, आपको याद कर लेना है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, उस वैल्यू को रखिए। टाइम जो है क्योंकि आधा हो चुका है तो टी की जगह हम क्या करेंगे, इस टी को इस साइड ले जाओ, के को इस साइड ले जाओ, रिप्लेस करा और टी की जगह हमने क्या वैल्यू क्या डाली, टी की जगह हम डाल रहे हैं t1/2, क्या डाल रहे हैं t1/2 और r की जगह डाल रहे हैं हम r0/2। बस इन दोनों वैल्यू का आप ध्यान रख लीजिए, दोनों वैल्यू आपको पुट कर देनी है, t की जगह t1/2, r की जगह r0/2। ये इक्वेशन की r की जगह हमने r0/2 करा, t की जगह 1/2 करा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2r0 माइनस r0, तो 2 में से 1 जाएगा तो सिर्फ 1 सिंगल बचने वाला है। अब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करा हमने, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है 1/2, तो ये निकल के आता है 2k, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द हमारा निकल के आया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, बस सिंपल सा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट याद करना है हाफ लाइफ पीरियड का, t की जगह हाफ कर दीजिए, r की जगह r0/2 कर दीजिए और एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। और चाहे तो आप ग्राफ जरूर प्लॉट कीजिएगा, इसके बीच में स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ हमला करना है और केमिस्ट्री का पेपर फोड़ देना है हमको। नेक्स्ट निकल के आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेम वही फंडा है, कुछ भी फंडा नहीं है ज्यादा हमारा। देखो प्रथम कोटि के अभिक्रिया हिंदी मीडियम में कहते हैं, इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, आर कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट के अंदर, जितना आर कन्वर्ट होगा उतना प्रोडक्ट बनता जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पी की जगह हमने आर डाला, डिफरेंशिएशन करा, माइनस डी/dt ऑफ आर डाला। अब जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया, के कांस्टेंट आके आपका कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, वापस आर को आप यहाँ ले आइए, dt को उस साइड में ले जाइए। सेम लॉजिक है जैसे हमने इससे पहले करा था हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। माइनस का माइनस है, डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है बाहर है, के dt। देन अब जैसे ये वैल्यू निकल के आएगी, ये माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन आर और यहाँ पर हो जाएगा के dt का t और इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। देन अब सेम वैल्यू जैसे इक्वेशन फर्स्ट आती है, जैसे इक्वेशन में प्लस सी आता है उसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे और उसके बाद में आपको डाल देना है t को क्या डालना है, r को क्या डालना है, r को r0, t को t0 डालना है हमको। अब r की जगह r0 डाल दीजिए, t की जगह 0 डाल दीजिए। जैसे t की जगह 0 डालेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू निकल जाएगी। पर्पस यही है, c की वैल्यू निकालेंगे वापस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। सेम वही क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में c की वैल्यू को पुट करा, यहाँ से c की वैल्यू से निकल के आई है। अब यहाँ पर आ जाइए, इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग के अंदर, लॉग r पूरा निकल गया, लॉग लॉग को एक साइड कर लो, के डी को एक साइड में कर लो, सेम वही किया हमने। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये कहीं ना कहीं अगर आपने 10th क्लास में मैथ्स पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल्स टू निकल के आता है लॉग m अपॉन n। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, r0 अपॉन r इज इक्वल्स टू kt। इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे लॉग वाली वैल्यू डाल दी, लॉग 10 जो बेस होता है उस कांस्टेंट की 2.303, देन ये वैल्यू डाल के इसको निकाल दी। कुछ अगर बुक्स का यहाँ पर अलग से देते हैं, इसके बाद इसमें जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया बेटा, तो यही आंसर यहाँ पर है, ये जो फाइनल आंसर आपको दिख रहा है। कुछ बुक्स में आपको ये देखने को मिलने वाला है 2.303 लॉग 10 अपॉन ये k चलता रहेगा और a माइनस एक्स, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे r को इन्होंने a कंसिडर कर लिया है, r नॉट को इसको a माइनस एक्स कंसिडर कर लिया, तो दोनों ही कोफिशिएंट होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सेम वही वैल्यू है, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है इसका, तो जो t हमने यहाँ पे लिया था इस t को 1/2 कर देना है और वापस से हमें जैसे हमने r को लिया था r0/2, सेम वैसे ही r0/2 करके एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपका यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं इस चैप्टर से, इसमें ही ऑलमोस्ट आपका काम हो जाएगा। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि कंप्लीट हो रही है 90%, यहाँ पर दिख रही है स्क्रीन अभी बेटा, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 90% कंप्लीट हो गई है 40 मिनट्स में और इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, लॉग 10 की वैल्यू में पुट करनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो जीरो ऑर्डर का, आपको कोफिशिएंट याद होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है r0/r की जगह a/a माइनस एक्स भी रख सकते हैं, अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है।
सीधा सीधा अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसका जो कोफिशिएंट निकल के आता है के की वैल्यू उसको पुट किया हमने, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज है। इसके अंदर ए जो है, ए मतलब आपकी टोटल रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन 100% हो रही है तो ऊपर 100 रखा, 100 में से कितना परसेंट कंप्लीट हुई 90, तो 90 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचने वाला है 1, तो 100/1 बचेगा, तो आंसर यही निकल के आएगा आपका 100। कितना निकल के आएगा 100। सेम बस और कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा आपको। इसको करेंगे अब हम 100/10 बचेगा, 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आती है 10। कितनी वैल्यू निकल के आती है 10। बस लॉग 10 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, 1 रख देना है और उसको सॉल्व करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है हमारे पास में, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए हमको टाइम बताना है कि अगर वो बोल रहा है कि जितना 90% कंप्लीट होने में उसने टाइम लगाया है उसका डबल टाइम से 99% कंप्लीट होने में लग रहा है, तो इसको प्रूफ करना है आपको। तो सीधा सीधा पहली रिएक्शन हमारे कितना हो रहा है 99% कंप्लीट हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डायरेक्ट फॉर्मूला A/A-x, तो 100 पूरी रिएक्शन हो गई, कंप्लीट कितनी हुई 99, माइनस करेंगे तो 100/1 आ जाएगा, तो बचने वाला है 100। अब उसने क्या कहा कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने में डबल टाइम लग रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहीं छोड़ेंगे। दूसरा रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई, तो 100/90 कितना बचेगा 10, 10 से इसको डिवाइड करें तो हमारा कितना आता है 10 निकल के, 10 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 डालेंगे, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा है उससे ज्यादा इसको 99% कंप्लीट होने में डबल टाइम लगा। घोल के पी लेना है इनको ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। डी एंड एफ डॉट में डिफरेंस क्या है, इसमें जो शेल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसके अंदर ये वाले शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, बस इस वैल्यू को याद कर लो, ये दोनों वैल्यू। नेक्स्ट है ये स्टेबल होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं, इसके अंदर जनरली इन्हें क्या कहा जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जो डी ब्लॉक के होते हैं ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ये नेचर में बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। जल्दी जल्दी घोल के पीते जाओ बेटा, क्योंकि वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक्स हैं, मैंने कवर अप करने की कोशिश की है जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था। इसके बाद आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में लेती हूँ आपको, जब तक आप पानी पी लीजिए। आप लोगों की बुक में ये टेबल्स तो दी हुई होगी, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटा। थोड़े से फोटो टेढ़े मेढ़े हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपको याद करना है, इसके बिहाफ पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर पाएंगे या यूपीएससी लिख पाएंगे, इसको जल्दी से याद कर लीजिए। नेगेटिव वाले लिगेंड्स हैं सारे पॉजिटिव हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, को अच्छी तरीके से रट लो, एक बार पढ़ लो, उनके नाम यही लिखना है आपको, यही लिखना है, मतलब यही लिखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। F नेगेटिव फ्लोरिडो 1- चार्ज है, ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर जितने चार्ज है। क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिगेंड है, क्लोरिडो लिखेंगे क्योंकि 2024 में जो नई समिट हुई थी उसके अकॉर्डिंग इनके नेम्स नेगेटिव लिगेंड्स के वापस से चेंज कर दिए गए। Br नेगेटिव ब्रोमिडो नाइट्राइटो N, क्योंकि देखो अगर आप काउंट करते हो यहाँ पर तो जो N है आपका वो यहाँ पर भी एक ही N है और 2 O2 है, लेकिन NO2 नेगेटिव रहेगा तो नाइट्राइटो N बोलेंगे और O अगर आगे निकल के आ जाएगा तो नाइट्राइटो O बोलेंगे। उसके बाद SO2 नेगेटिव को सल्फेटो बोलेंगे, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो बोलेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव अगर 2 बार रहता है तो ऑक्सीलेटो लिखेंगे। ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको C डबल O और बाहर ट्वाइस देखने को मिलने वाला है, -2 उस पे ध्यान रखना है क्योंकि 1-1 CN को साइनो बोलेंगे, साइनाइडो भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, CH2CO को एसिटेटो बोलेंगे। बस आप इनको स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से कर लो। वाटर जो है आपको एक्वाइस को कंसीडर करना है, वाटर नहीं करना है, न्यूट्रल लिगेंड है। NH3 जो है आपका अमाइन है, अमाइन से
अमाइन वाले चैप्टर में रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, कंप्लीट द रिएक्शंस पूछी जाएगी, जल्दी से कर लेना, जल्दी से कर लेना। इसके बाद है CO को कार्बोनाइल, CS को थायराइड। कुछ एक्सेप्शन है इसमें 3 से 4 मेटल्स के, जिनके नाम जो नेगेटिव मेटल्स के साथ में वो अटैच्ड होती हैं तो नाम ही चेंज हो जाते हैं। कौन कौन सी मेटल है एक बार उनको देख लेते हैं, दिख रहा होगा, जल्दी से नोट कर लो। इसके अलावा और कोई मेटल नहीं है जो चेंज होती है। पोटेशियम की जनरली हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम IUPAC के अंदर निकालेंगे, क्योंकि हमें रोमन नंबर में ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना पड़ता है। कुछ कॉमन एलिमेंट्स है जिनकी फिक्स होती है, इसके बिहार पर हम दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपको आयरन दिया हुआ है Fe और नेगेटिव आयरन के साथ में जुड़ता है तो इसका लैटिन नाम हमको यूज करना है, जिसको हम कहते हैं फेराइड। कॉपर को बोलते हैं क्यूप्रेट, Ag को सिल्वर की जगह अर्जेंटेट, Au को गोल्ड की जगह एयूरेट, ऐसे को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। ये चीजें आपको याद रख लेनी है, ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, नोट करते जाओ। ये कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स के साथ में ही चेंज होंगे, बाकी में आयरन ही बोलेंगे, गोल्ड ही बोलेंगे, सिल्वर ही बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेती हूँ मैं, जिससे बच्चों आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। आज ये कुछ ऑलरेडी हमने लेके रखे हैं बच्चों से, देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, COH6 3- दिया है, तो पहले मैं बिना आपको पावर वाले सिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ से। चलिए बिना पावर वाला देख लो बेटा, FeCO5, FeCO5। तो अभी मैंने आपको बताया था इसको बोलेंगे कार्बोनाइल। कार्बोनाइल क्योंकि आपका कैसा है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर इसका फेरेट नाम नहीं होगा। और कितने हैं, पेंटा है तो 5 कार्बोनाइल आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितने निकल के आए 0, तो 0 आपको ब्रैकेट में डाल देना। ये वाला देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करी हुई है, अच्छे से देख लीजिएगा। जिसकी मेटल की हमें सेंट्रल मेटल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है तो उसको एक्स कंसीडर करेंगे। F की कितनी है 6 है, और जनरली कितनी होती है, अभी हमने देखा था नेगेटिव लिगेंड है, फ्लोरिडो -1 होती है। इक्वल टू में अगर ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें चार्ज दिया है तो उसको इक्वल टू में रखना, नहीं दिया है तो 0 रख के आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। एक्स कंसीडर करके जब हमने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +3 निकल गए। कितनी निकल गए, +3। ये कितना, हेक्सा 6, दैट मींस हेक्सा। हेक्सा नेगेटिव है तो फ्लोरिडो, कोबाल्ट 3rd। बस इतना सिंपल सा नाम है, छोड़ के नहीं आना है। 3 मार्क्स 1 मार्क्स की 3 रिएक्शंस आएगी, इजीली कर लीजिएगा। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, देख सकते हो बेटा जल्दी जल्दी से। अब जब 2 लिगेंड एक साथ दी हुई है तो अब हमें क्या करना है, पहले ध्यान रखिए यहाँ पर हम न्यूट्रल का लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, न्यूट्रल का। कितने हैं, ट्राई है तो ट्राईअमीन। उसके बाद में कौन है, नेगेटिव है। 2 नेगेटिव अगर एक साथ में प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव एक साथ में प्रेजेंट है, 2 न्यूट्रल एक साथ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल हमें यहाँ पर इनको प्रेफरेंस देना है, जिसका अल्फाबेट में पहले नाम आता है। इसके बाद देखिए दोनों नेगेटिव है तो क्लोरीन का पहले आता है। कितने क्लोरीन है, क्लोरिडो, नाइट्राइडो। नाइट्राइडो में क्या है, N वाला है, ONO नहीं है इसलिए N, देन कोबाल्ट 3rd। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को निकालना आ चुकी है, जल्दी जल्दी से देखते जाइए। नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, रात भर में और आप लोगों के लिए जो भी हो पाएगा मुझसे वो मैं करने की कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पर भी कुछ मैंने नाम लिए हैं, तो फॉर्मूले से आपका नाम और नाम से फॉर्मूला दोनों आपको निकल के आ जाएगा। 2 लिगेंड्स वाले लिए यहाँ पर फिर से देखिए, डाईअमीन, क्लोरिडो, मिथाइल अमीन, देन ये हो जाएगा प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड। ये वाला क्लोराइड हमने बाहर रखा है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये वाला क्लोराइड हमने यहाँ पर ले लिया है बेटा, ये क्लोराइड क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है इसलिए हमने इसको कहाँ रखा है, बाहर। अगर स्टार्टिंग में ही आपका ब्रैकेट के बाहर, जैसे कि ये एग्जांपल है K2, सबसे बाहर पोटेशियम है तो पोटेशियम को आप पहले मेंशन कीजिए, देन उसके बाद में लिगेंड देखिए, कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो टेट्राक्लोरिडो, मर्क्यूरेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप कि आपको निकालना होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, बाहर है पोटेशियम, इसके बाद
सेंट्रल मेटल है हमारा प्लेटिनम, लेकिन लिगेंड हमारा न्यूट्रल जुड़ा हुआ है एमाइन। फिर उसके बाद ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। सोडियम बाहर है तो सोडियम, इसके बाद देखो दो है, दो डाइसाइनेट एयूरेट, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के साथ में जुड़ा है इसीलिए इसको एयूरेट बोलेंगे, गोल्ड नहीं बोलेंगे। जल्दी से करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें यहाँ पर मैं कवर अप करवा दूं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। इसके बाद में ये कुछ फुल फॉर्म से इसको ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको फिलअप्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और ईएन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं बेटा। इसके बाद इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो निकल के आता है हमारा आइसोमेरिज्म, जो मैंने आपको कल कहा था। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पर लिख के दिया आपको, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। आइसोमेरिज्म क्या रहेगा? स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका सेम बट अरेंजमेंट्स आर द डिफरेंट। कितने टाइप की है? पहला आयनाइजेशन है जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, लेकिन जो आयंस का अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट टाइप का रहेगा, उसको आयनाइजेशन बोलेंगे। देखिए आप आयंस को हमने अलग टाइप से लिख दिया, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले को अंदर कर दिया। नेक्स्ट है सॉल्वेट। सॉल्वेट का दूसरा नाम है हाइड्रेट, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि दूसरा नाम क्या है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का। तो सॉल्वेट सॉल्यूशन हो गया, हाइड्रेट या पानी में घुल गया। तो जो आइसोमर्स रहेंगे उनकी पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ वाटर्स रहेंगे, वाटर का अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट टाइप से। देखिए वाटर एक बार इसके साथ में अटैच था, कॉम्प्लेक्स के अंदर था और फिर एक बार कॉम्प्लेक्स के बाहर निकल के जा चुका है। दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म्स। तो ये आइसोमेरिज्म्स जब अराइज होती है यहाँ पर जब लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाता है कैटायन और एनायंस का। यानी अब यहाँ पर देखिए कि इस मेटल के साथ में पहले आपको अमाइन अटैच होकर दिख रही थी, जबकि यहाँ पर अब क्या हो गया है, साइन आ गया है, यानी न्यूट्रल की जगह नेगेटिव लिगेंड आ गया और नेगेटिव की जगह न्यूट्रल चला गया, यानी लिगेंड ने अपनी पोजीशंस को चेंज कर लिया। लिंकेज मतलब लिंक किस टाइप से है, जैसे कि अभी मैंने बताया था नंबर्स ऑफ सेम रहेंगे एलिमेंट, एक एन है दो ओ है, लेकिन यहाँ पे दो ओ एक साथ के यहाँ अलग अलग हो चुके हैं। दिस इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बाद ये अलग से पूछा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपसे पूछा जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा। बेटा मैंने कोशिश की थी कि स्पीड में चलती हुई भागती हुई ट्रेन की तरह आपको सारे बच्चों को स्टेशन पर पहुंचाने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कुछ बचता है तो प्लीज मेंशन कीजिए। कोशिश करूंगी कि मॉर्निंग से पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो फिर से प्रोवाइड करूं। और जो आप लोगों के डाउट्स थे आइसोटोनिक, मैं भूली नहीं हूँ, उसको मैं बिल्कुल बताऊंगी बेटा आप लोगों को। आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जनरली कुछ नहीं है क्या? ये देखिए एग्जांपल के साथ मैं आपको कंसीडर करने की कोशिश कर रही हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में आप ध्यान रखिए जो सेल्स रहेगी उसके आसपास का जो सॉल्वेंट है जहां पर सेल रखिए, जिस मीडियम में रखिए, उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्वल द कंसंट्रेशन, दैट मींस आइसो। हाइपर और हाइपो, हाइपर बोलते हैं ना जो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है पर्सन, हाइपर। तो अब यहाँ पर क्या है, सेल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है उसके मीडियम के कंपैरिजन में। जैसे कि हम बोलते हैं ना किशमिश को पानी में रखते हैं तो फूल जाती है वो, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। हाइपो का मतलब हो गया बाहर वाला जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू मीडियम, तो वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जैसे कि किशमिश सिकुड़ जाती है। इसके बाद कुछ बचा हो तो प्लीज मेंशन कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।